नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. In this class I am going to discuss with you section number 1 2 of the Hindu Marriage Act, and this lecture will be in several parts. You must watch each part. Now let's start the class. Avi, did you appear in the exam? Astha, come on. कल आप लोग yesterday there was exam of RJS, and I must share कि partially जो मेरा ड्रीम था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में लोग क्वालिफाई करें, आगे को बढ़ें, एंड दैट इज गोइंग टू fulfill, but partially in the sense those who were continuously following me, जो लोग लगातार फॉलो कर रहे थे, they are going to qualify not only the Haryana but also the Rajasthan judicial exam as well as the Uttarakhand AP exam. So they appeared in 3 examinations in this month, and they took admission in Vidhi in the month of Jan and February. So within that you can say 10 maximum 10 months हुए। इस टाइम में 3 एग्जाम्स को पहली बार भी निकालना, तो इट्स एन अचीवमेंट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी तक देता हूँ एडवांस में, ये तो होने ही वाला है कंसिडरिंग देयर कोर्स। नाम डिक्लेयर नहीं करूंगा, लेकिन आपको नाम चल जाएगा पता कैसे। यू गो टू द टेस्ट पेपर्स, जो हम लोग टेस्ट लेते आए हैं, उसमें जो जो टॉपर्स थे, जो लगातार टेस्ट दे रहे थे, लगातार अच्छा एक्सेल कर रहे थे, उनका बहुत अच्छा एग्जाम हुआ है। और लगभग मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम द टेस्ट सीरीज इटसेल्फ। तो लगा ही नहीं उन लोगों की एग्जाम वो टेस्ट पेपर दे रहे हैं या एग्जाम दे रहे हैं। तो आई बिलीव कि जिन लोगों ने अभी तक मेहनत नहीं की होगी, है ना, जिन लोगों ने अभी तक नहीं शुरुआत की उस तरीके से, अब कम से कम इन एग्जाम्स के भरोसे, इन एग्जाम्स के एक्सपीरियंस के बेस पे एटलीस्ट दे शुड स्टार्ट। एंड आई प्रॉमिस यू, इफ यू विल फॉलो मी, इफ यू विल फॉलो द गाइडलाइंस, यू विल बी जज वेरी सून। बहुत जल्दी जज बनेंगे आप, सिर्फ और सिर्फ आपको उस तरीके से फॉलो करना है। और उसका एक ही तरीका बताया मैंने आप लोगों को, बस लगातार पढ़ा तो मैं रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, नोट्स भी दिए जा रहे हैं आपको यू नीड टू लर्न दोज सेक्शंस, यू नीड टू लर्न दोज प्रोविजंस, एंड यू नीड टू रिवाइज दोज, continuous revision. Today again someone called me that again कि सर ही committed sin, जिसको मैं कहता हूँ कि ह्यूमन एरर मत करना, वहां पर जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो नहीं छूटने चाहिए, और नहीं फिर सुनो वैसे ही किया उस लड़के ने। अब देखते हैं उसका रिजल्ट क्या होगा, बट आई बिलीव कि आप लोग आगे से अच्छी तरीके से करेंगे। आप में से कितने लोगों ने किया? राजस्थान का नहीं दिया अभी ने? हाँ, ओके, किसने दिया? एनीवन देयर है कोई यहाँ पर? चलिए, नहीं है तो कोई नहीं। हेलो, इसमें कौन कौन है आज? नेक्वृता, हाउ आर यू? कर पा रही हैं आप इसको ऑपरेट सिस्टम? चलिए हम आपकी क्लास शुरू करते हैं आज की, है ना, विदाउट वेस्टिंग टाइम। अंजू अरोड़ा, हेलो अंजू। तो मैं दिख रहा हूं आपको? मुझे लग रहा है कि जैसे मैं बैठ के नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन आई बिलीव कि दिख रहा हूँ सबको ना। चलिए शुरू करते हैं। देखो, मैंने जीवन जिया हुआ है, जिस जीवन में भी आप चल रहे हैं ना, जो लाइफ का टाइम है, बहुत क्रीम टाइम होता है। इंसान को फन टाइम भी चाहिए, अपने लिए फ्रीडम भी चाहिए, दोस्तों में भी घूमना है, और हम लगे रहते हैं फिल्म्स में, ये हिंदू लॉ, ये लॉ, वो लॉ, है ना। इस चक्रव्यूह से निकलने का केवल और केवल एक ही तरीका है कि वन गो में निकलना है हम लोगों ने। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि ये जो प्रिपरेशन का जो मैक्सिमम टाइम 2 इयर्स होना चाहिए, वो कब, when it becomes a 5-year program, when it becomes a 10-year program, you never know। और एक ही गलती है, आपको लगता है कि हम पढ़ रहे हैं 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ रहे हैं, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। एक थ्रस्ट में, एक बार बस
उस फुर्ती के साथ, उस जोश के साथ 1 साल पढ़ना है बस, ओनली फॉर 1 ईयर, एंड यू विल बी जज। आई एम टेलिंग यू, यू विल बी जज। नहीं बने तो मेरे पास आ जाना, मुझसे जो चाहे कंपनसेशन लेना, और बोलो क्या कहते हो, लेकिन पढ़िए अच्छे तरीके से, है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑन दी Hindu law basically, and today I am going to take the class on what Hindu Marriage Act. This is class on the Hindu Marriage Act, and please note down, आपको इसको वैसे ही पढ़ना है जैसे मैं कह रहा हूं आपको, अदरवाइज द कोर्स, द सिलेबस इज so enormous, so lengthy that it will be very difficult for you to comprehend this. इस कोर्स को, जो जुडिशरी का सिलेबस है, उसको कंप्रीहेंड करना बहुत मुश्किल हो सकता है। हमें बहुत स्मार्टली करना होता है। वी हैव टू चूज द प्रोविजंस फॉर प्रीलिम्स, वी हैव टू चूज द प्रोविजंस फॉर मेंस एज वेल। हमें कहां पर फोकस करना है, वेयर शुड बी स्टे फॉर सम टाइम, किन प्रोविजंस को ऐसा है कि जहां हम लोगों ने बहुत प्यार से, बड़े ध्यान से समझना है। कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जहां से फटाफट भागने में भलाई है, यहां से ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो वो सब मैं कराता रहूंगा आपको। तो रिगार्डिंग दिस, एज सच इन जनरल हिंदू लॉ और इन पर्टिकुलर हिंदू मैरिज एक्ट, please write down few lines that will be guiding lines for your future. Please write down. This act is mainly important for mains एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट है, मेनली ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखिए, प्रीलिम्स में इट मे बी समवेयर, इट मे नॉट बी समवेयर, बट दिस हिंदू लॉ, पेपर ऑफ हिंदू लॉ, and especially in the Haryana Judicial Services HJS, हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज में जो सिविल लॉ सेकंड का पेपर है, सिविल लॉ सेकंड के पेपर में यू लगभग 60%, 50 to 60% syllabus is covered by the Hindu law itself. Within Hindu law, हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन, माइनॉरिटी, गार्जियन, अडॉप्शन, 4 एक्ट्स कवर होते हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो हिंदू लॉ का पैक है, it covers about 60% of the syllabus. Therefore, Hindu law is very important for your mains. What I am saying, क्या कह रहा हूं अभी मैं, what I am saying, please note down, very important for your mains, and somewhere it is important for your prelims as well. तो ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हुआ और प्रीलिम्स के लिए हुआ, एंड वेदर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू, यस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर, it is important for your interview as well. So it is number 1 important for your mains, number 2 it is important for your interview, and number 3 it is important for your prelims. third priority पर आ रहा है prelims में, but first priority पर it is the mains. ये mains का हुआ है, तो ये बात आ रही है आपको। Nagvrita, are you writing down? Anju, come on. Are you writing it or not? Everyone. Sagar, come on. साक्षी मैडम, समझ में आ रही है बात? समर्थ, ठीक, चलिए साहब। So 1 second. So basically there are how many sections? यहीं से आपको अंदाजा लग जाएगा। We have done some research for you. Total 30 sections में से you will see these are the few topics. Section 12 आप मान के चलिए, ये this is what section 5, these are the topics of important for mains. Section 5 is important for your mains, you can write down itself, यहीं पर आपको गाइडिंग मिल जाएगी। Section 5, Section 7, Section 8, 9, 10, 11, you know, Section 5 to 11 ये हुआ, and thereafter 12, 13, 23, 24 बस। तो basically you will see in your exam these are the Section 5 to 13 and 23, 24. These bunch of sections
are important only for your mains. So while preparing for this act, Hindu Marriage Act, जो 5 से 13 है 13 तक, ये sections यहाँ से we have seen the questions in your mains, and thereafter we have seen the questions from section 23 to 24. So 20 ये जो section जो 5 to 13 यानी कि 9 sections ये हुए, और ये 9 and 2 11. तो out of 30 11 sections are important for your mains. तो आपको यहाँ पर जो 5 to 13 और ये 23 24 है, यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा डिटेल्ड पढ़ना पड़ेगा, विद केस लॉज पढ़ना पड़ेगा, और बाकी के सेक्शंस को हम लोग कोशिश करेंगे कि ओनली फ्रॉम द बेयर एक्ट ही कवर कर डालें. तो आई बिलीव कि आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. मैंने केवल अभी तक आपको केवल इसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस की है कि सो दैट आप इसको कितना टाइम देना चाहिए, कितनी मेहनत से तैयारी करनी है, उसके बारे में डिसाइड कर सके. चलिए साहब, नेक्स्ट लेवल पर आते हैं हम लोग अब. ये तो प्लीज गो टू द स्क्रीन, प्लीज गो टू द बोर्ड and write down, this is the first question in your prelims. The act name of the act is what? This is what the Hindu Marriage Act, or what is the name? Hindu Marriage Act 1955. Please note down, write down P for prelims. ये पहला क्वेश्चन है prelims का. पहला क्वेश्चन prelims से कहां से आएगा? यहीं से आएगा. सरबजीत कौर, कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे? देखो बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस है, आपने सबने पढ़ लिया Hindu Marriage Act, but you did not notice the year. This is 1955, and in your prelims exam जो options आएंगे वो आएंगे 1955, 1956 like this, या 1957. देखिए इस तरीके से पूरा का पूरा नेम सेम होगा. Hindu Marriage Act 1955, 56, 57. तो वो यहीं पर डिफरेंस करेंगे, और यहाँ पर दे वुड लाइक टू कंफ्यूज यू. वो छोटी सी बात है. तो जब भी कभी आप एक्ट पढ़ते हैं, whenever you study any act, please focus on the correct name and particularly on the year, किस वर्ष कौन सा है वो, वहां से क्वेश्चन आता है. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट फ्रॉम दिस बोर्ड इज व्हाट? डेट ऑफ एनफोर्समेंट 18th May 1955. दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन द 18th May 1955. सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा. कर पा रहे हैं आप? P4 प्रीलिम्स लगा लीजिए, तो अपने बेरेक में कर लीजिए, अदरवाइज मैंने आपको नोट्स अपलोड करा दिए, वहां से देख लीजिएगा. यहां तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं. अब आ जाइए बबुआ यहां पर. दिस इज द प्रीएम्बल. प्लीज सी दिस, प्लीज गो टू द बोर्ड. ऐसे पढ़ना चाहिए आपको. अब मुझे लगने लगी गर्मी. अरे यार, बोलते बोलते गर्मी आ गई भाई. This is what, please see this. This is an act to amend and codify the law relating to the marriage among Hindus. So please see, there are two words here. This is the preamble. ये है आपकी एक्ट की प्रीएम्बल हुई है. तो प्रीएम्बल में क्या बात आ रही है? एन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू द मैरिज अमंग हिंदूज. क्या मतलब है इस बात का? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? अगेन यहीं से आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिलेगा. कहां से क्वेश्चन मिलेगा? एक स्टूडेंट है हमारी, बड़ी प्यारी सी रिंकी, उसके बड़ी अच्छे कमेंट आए कि सर ऐसा लग रहा था कि जैसे पेपर आपने बनाया हो. एग्जैक्टली वहीं से क्वेश्चंस आए हैं. तो वो जो चीजें आते हैं ऐसे कमेंट्स बड़े कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग होते हैं, और मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये छोटी छोटी बातें हैं, यहाँ से आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट मैटर करता है बहुत ज्यादा. तो एक एक शब्द को समझना चाहिए हमें. इफ एनी वर्ड इज रिटन ओवर हेयर, अगर कोई शब्द यहाँ लिखा हुआ है तो व्हाई इट इज सो, वो लिखा हुआ है क्यों एक्चुअली. तो ये जो एक्ट लाया गया है, व्हाट इज द पर्पस, ये है इस एक्ट की प्रीएम्बल. व्हाट? प्रीएम्बल ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट. So what is the purpose behind bringing this act? What is the purpose behind the enactment of this act? And that is what? To amend and codify the. दो बातें हैं. देखिए क्या,
Number one, this is amendment. So we want to amend the existing law. We want to the codify the law. कौन सा law? Which is relating to the marriage. विवाह से संबंधित जो हिंदुओं में विवाह है, जो हिंदुओं में विवाह से, हिंदुओं के विवाह से संबंधित जो लॉ है, यानी कि 1955 के समय, उस समय जो एग्जिस्टिंग लॉ है, उस लॉ में अमेंड करेंगे. वी वांट टू अमेंड द एग्जिस्टिंग लॉ एंड नाउ वी वांट टू कोडिफाई द लॉ. जो लॉ ऐसा है विच इज कस्टमरी इन नेचर, जो अभी तक कोडिफिकेशन के दायरे में नहीं है, वी विल कोडिफाई दैट. And that is why we are bringing this act into existence. That is why this act is being enacted. इसीलिए ये कानून जो है 1955 हिंदू मैरिज एक्ट इज बीइंग इनेक्टेड. So you will be asked, क्वेश्चन कैसा आएगा? The purpose, प्लीज राइट डाउन. देखो छोटी सी लाइन है, एंड नाउ आई मेक ए क्वेश्चन, और फिर सबसे आपको अंदाजा लगेगा. प्लीज सी दिस बोर्ड. दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. पर्पस of Hindu Marriage Act 1955 is, क्या was? Option A, consolidate and amend the law. ... B, amend and consolidate. C, amend and codify. D, amend, codify and consolidate. अब देखो आप लोग, है ना, हो सकता है आप लोगों में से अभी तक जो मैं समझा रहा था उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हो. अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, एग्जाम में आ जाए, तो इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू कि पर्पस क्या था, बिकॉज सब कुछ सिमिलर से लगेगा. प्लीज स्टिक टू द डायरेक्ट लैंग्वेज, एंड दैट इज व्हाट दिस इज व्हाट द एक्ट इज व्हाट एन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाइंग द लॉ रिलेटिंग टू द मैरिज अमंग हिंदूज. तो प्लीज लेट मी नो आपके बात समझ में आई नहीं आई. प्रीएम्बल पार्ट इज ओवर फ्रॉम माय साइड. कम ऑन, कमेंट्स प्लीज. यहां तक किसको समझ में नहीं आया, नाम बताओ मुझे उसका. सोनिया, कम ऑन. शालिनी शुक्ला, शशांक, हाउ आर यू? सुरुचि, योगेश, साक्षी, कम ऑन. मोनिका, नंदलाल, कम ऑन. एवरीवन प्लीज. यू गॉट, सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड. क्या लिखा है इसने, समर्थ ने क्या लिखा है? इट बिकम्स कंफ्यूजिंग व्हेन यू रीड सो मेनी एक्ट्स. समझ में नहीं आया मुझे. समर्थ क्या कहना चाह रहे हो? सो मेनी एक्ट्स, मैं तो एक ही एक्ट की बात कर रहा हूं. व्हेन यू रीड, सेम लगता है. समर्थ की बात मुझे समझ में नहीं आई, क्या कहना चाह रहा है. शशांक, आर यू देयर? वैशाली, कॉन्ग्रेचुलेशन वैशाली इन एडवांस टू यू. चलिए बढ़े आगे फिर हम लोग. अब नाउ प्लीज कम टू सेक्शन नंबर 1 अगेन. बढ़ते हैं आगे को. अब मुझे इसकी क्वेश्चन समर्थ तुम्हारा सर का समर्थ का मैसेज है, सर इट बिकम्स कंफ्यूजिंग व्हेन यू रीड सो मेनी एक्ट्स. अब ये समझ में नहीं आई बात, क्या मतलब है इस बात का? चलो समर्थ दोबारा लिख के बताना मुझे. हाँ,
किसी और को भी कोई कंफ्यूजन है, कोई एनी प्रॉब्लम यहां तक? चले आगे बढ़ते हैं। नाउ प्लीज कम टू दिस सेक्शन नंबर 1 अगेन, इंपॉर्टेंट ओनली फॉर प्रीलिम्स। बहुत सिंपल सा है लेकिन क्वेश्चन हमेशा आएगा यहां पर। देखिए क्या है, दिस इज व्हाट सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। क्या कहता है ये सेक्शन? दिस इज व्हाट दिस एक्ट में बी कॉल्ड हिंदू मैरिज एक्ट 1955। P4 प्रीलिम्स लगाइए यहां पर। ओके, ये कहना चाहता है शिवम बंसल। शिवम ने एक क्वेश्चन को नरेट किया उसके लिए, बहुत अच्छा है। देखिए कि एक स्टूडेंट है हमारे समर्थ घई, उनका कहना यह है कि एग्जाम में इतने सारे एक्ट्स हैं, उनकी इतनी सबकी प्रियम्बल हैं, तो वहां पे कहीं अमेंड है, कहीं कोडिफाई है, कहीं कंसोलिडेट है, तो इट बिकम्स कंफ्यूजिंग। वेरी फाइन। और ये बात मैं तब से कहता आ रहा हूं जब से मैं पढ़ा रहा हूं कि हमेशा ही कंफ्यूजन होगा। और इस कंफ्यूजन को, जब कंफ्यूजन कब होता है बताओ? कंफ्यूजन तब होता है कि जब हमें हमारे पास 2 या 3 ऑप्शंस या मल्टीपल ऑप्शंस एक जैसे होते हैं, हमें तब लगता है कि कहां पर एग्जैक्टली क्या था। तो उसका एक तरीका मैं समझाता हूं, आज आप लोग उसको गांठ बांध दीजिए। देखो आज उसने क्वेश्चन शेयर किया है, प्रॉब्लम शेयर किया, आई गिव यू सॉल्यूशन, प्लीज सी दिस। ऑलवेज मेक टेबुलर notes, or you can say comparative notes. कैसे? Now I show you this like this. It may be the date of enforcement, so you make a table like this: name of act or date. तो 1 हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, डेट ऑफ एनफोर्समेंट। तो अगर आपने इस तरीके से किया, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बनता है ना, एक तो यहां से टेबुलर बन गया, आपको डेट का आ गया। दूसरा, अगर आपको लगता है उसी तरीके से कि प्रियम्बल से है, तो प्रियम्बल में भी जो है ना, आप प्रियम्बल के भी उसी तरीके से टेबुलर फॉर्म में उसको साइड बाय साइड करके लिखिए उसको। तो ये तो वो नोट्स बनाने का तरीका है ना, परफेक्शन से करने का तरीका। और उसके बाद में एक ही रामबाण है, उसका नाम है रिवीजन। आप लगातार अपने आप से पूछिए, अच्छा एचएमए में क्या है, टीपीए में अमेंडमेंट क्या है, ओके कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, उसमें क्या था, उसमें क्या था। व्हेन यू विल क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स टू योरसेल्फ, तब आपको लगेगा कि धीरे 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 वो आपके माइंड में सेट होने शुरू हो गया। और वो इतने इजीली नहीं होता है समझ, इट टेक्स टाइम। तो ये एक रिवीजन की ट्रिक है, या ऐसे कंफ्यूजन जहां पे क्रिएट होता है उससे बाहर निकलने की ट्रिक है। और आई बिलीव कि आप सब लोग इसको लिखेंगे और इसे कोशिश करेंगे इसको अडॉप्ट करने की, ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा, बहुत आगे लेके जाएगा मेरिट में, इन द सेंस कि everywhere now there is a negative marking. So if you solve it wrongly, your merit comes drastically down, and if you solve it correctly, इक्वली चांसेस हैं कि आपकी मेरिट कंपेरेटिवली अप जाए, वो भी बहुत ज्यादा आगे इस तरीके से। तो ऐसे ऐसी ट्रिक्स को अडॉप्ट करके आप लोग अच्छा कर सकते हैं उसमें। तो ऐसा कर लीजिए समर्थ, आई बिलीव कि आपकी क्वेश्चन की आपकी प्रॉब्लम सोल्व भी होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज व्हाट नेम हो गया, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। अगेन कुछ समय पहले तक, 2019 से पहले तक इट वाज एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, बट अब ऐसा है नहीं। तो P4 प्रीलिम्स एंड अप्लाइज आल्सो टू हिंदूज domiciled in the territories to which this act extends who are outside the said territories. Please write down P4 प्रीलिम्स। very very important, very very important line, इसको समझ लीजिए इस तरीके से, है ना। यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, ये पूरे भारतवर्ष पर लागू होगी, बहुत यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट शैल बी एप्लीकेबल थ्रू आउट द इंडिया। मीन्स व्हाट, समर्थ घई साहब अब कहीं पर भी चले जाएं, whether it is Jammu and Kashmir or it is the Kanyakumari, the Hindu law, the provisions of Hindu Marriage Act will be applicable. तो जो भी प्रोविजंस है, whether these are relating to the marriage conditions or it is related to divorce, section 9 judicial separation, void marriage, voidable, whatever the provisions are there, वो सब इस पर अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन खास बात इस पर ये है, कहां चले गए,
एक है जतिंदर सिंह, कहां चले गए? कनाडा। समझे? क्या बनने गए? टैक्सी ड्राइवर। कहां पहुंचे? हिंदुस्तान के जितेंद्र सिंह कहां पहुंच गए? कनाडा पहुंच गए। और पत्नी भी हिंदू है और वहां पर लड़ बैठे और अब चाह रहे हैं उससे डिवोर्स। द क्वेश्चन इज which provisions will be applicable upon him, whether he will be governed by the Hindu law or he will be governed by the some other law. क्या मतलब है इस बात का कि एक इंसान है जो कौन है, ही बिलोंग्स टू हिंदू, उस पर वो हिंदू है, शादी की उन्होंने, नाउ ही हैज गॉन बियॉन्ड इंडिया, अब वो भारत से बाहर काम कर रहे हैं, ही इज रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। द क्वेश्चन इज वेदर हिंदू लॉ विल बी एप्लीकेबल इन हिज केस और नॉट। प्रश्न ये है कि क्या उस पर हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होगा या नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज प्लीज सी समर्थ, देखो ये क्या है, देखो बबुआ, हिंदू देखो, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, ये पूरे भारतवर्ष पे लागू होगा। एंड नाउ व्हाट आई एम सेइंग, मैं क्या कह रहा हूं, आई एम आस्किंग ए क्वेश्चन कि क्या वो कनाडा पर उस पर भी लागू होगा या नहीं लागू होगा। आंसर इज दिस सेकंड लाइन, जो सब्सिक्वेंट पार्ट है उसमें आपका आंसर लाई करता है इसमें। तो प्लीज लाइन को पढ़िए अच्छे तरीके से मेरे साथ, और जहां जहां मैं कहूं उसको हाईलाइट भी कर लेना। शशांक ध्यान से जरा, प्लीज सी दिस, इट अप्लाइज ऑल्सो, प्लीज सी द वर्ड ऑल्सो टू हिंदूज, ये उन हिंदुओं पर भी लागू होगा हु आर डोमिसाइल्ड, who are domiciled in the territories to which this act extends। इसी को समझते हैं क्या मतलब है इस बात का। तो डोमिसाइल्ड, ये जो मैं शब्द, जो ये टर्म है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, इसको समझिए पहले आप लोग। डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरीज, domiciled in the territories to which this act extends। Hindus domiciled in the territories, domiciled इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स। इसका क्या मतलब हुआ कि ये वो हिंदू जो होल ऑफ इंडिया में कहीं पर भी डोमिसाइल्ड हैं, यानी कि वो वहां के अधिवासी हैं। डोमिसाइल का मतलब होता है परमानेंट लीगली रिकॉग्नाइज आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस, परमानेंट रेजिडेंस। जैसे आई बिलोंग टू यूपी but now residing in Delhi. So this is my place of residence, but I am domicile of UP because legally recognized permanent place of residence is UP. तो that is the concept of domicile। तो ऐसे हिंदू जो भारत में कहीं भी रहने वाले हों, डोमिसाइल यहां के हों, लेकिन क्या है, who are outside the said territories, who are आउटसाइड द सेट टेरिटरीज का मतलब है इंडिया। सो ऐसे हिंदू, शशांक समझ पा रहे हो, ऐसे हिंदू जो डोमिसाइल्ड इंडियंस हैं, इंडियन डोमिसाइल्ड हैं, बट दे आर नाउ रिजाइडिंग, दे आर आउटसाइड द इंडिया, ऐसे हिंदूज पर भी हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होगा। तो जो हमारी कहानी का हीरो है, जो हमारी कहानी का हीरो कौन है, वो है जितेंद्र। नाउ ही इज ए टैक्सी ड्राइवर इन कनाडा। Because of the application of this clause, section 1 की जो second clause हुई, because of the application of this clause, Hindu Marriage Act will be applicable upon him as well। Come on, are you getting this point or not? Please let me know ये बात किसको समझ में आई, किसको नहीं आई, because यहां से आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिलेगा। सेकेंडली, अगर कोई मुझ जैसा इंसान आ गया मेंस का क्वेश्चन बनाने के लिए, तो यहां से मैं प्रॉब्लम बना दूंगा आपको, और यहां से मैं फिर सीपीसी को ले जाऊंगा, सेक्शन 13 14 में भी ले जाऊंगा आपको, फॉरेन जजमेंट भी कराऊंगा, फिर एजुकेटर भी कराऊंगा, बहुत कुछ करा दूंगा आप लोगों से मैं। लेकिन आप लोग इसकी वैल्यू समझ लीजिए, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेट मी नो ये बात आपको समझ में आई नहीं आई। कम ऑन एवरीवन, एवरीवन, मोनिका मैडम, आस्था, शालिनी, कम ऑन मोनिका, खुशबू, नंदलाल, कैन यू टाइप प्लीज, प्रियंका, योगेश, एनी प्रॉब्लम?
ठीक है, तो मैं मान के चलूं जिनको जो टाइप नहीं भी कर पा रहे उनको आ गया होगा, है ना? बढ़े आगे, चलिए साहब। एक केस का नाम लिख लीजिए चाहे तो आप लोग, इट विल हेल्प यू सम टाइम। लिख लीजिए सोंदूर गोपाल, केस का नाम लिख लीजिए, फिल्म्स में काम आएगा। सोंदूर गोपाल वर्सेस सोंदूर रजनी, AIR 2013 सुप्रीम कोर्ट। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट हैज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन, प्लीज ये समझ लीजिए, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन, इसको मैं समझाता हूं को, एंड अप्लाइज टू हिंदूज, ऑल हिंदूज लिविंग इंडिया और अब्रोड प्रोवाइडेड दे आर डोमिसाइल्ड इन इंडिया। इसको मैं समझाता हूं, आपको समझिए। केस का नाम है सोंदूर गोपाल, जो बात मैं समझा चुका हूं लगभग वही रिपीटेशन है इससे। क्या है देख लीजिए, क्या कह रहे हैं। हिंदू मैरिज एक्ट हैज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। तो प्लीज नोट डाउन आर्टिकल 245 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की का जो अनुच्छेद है 245 क्लॉज 2, इट परमिट्स फॉर द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन। एंड नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन, इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूं, प्लीज से दिस इज व्हाट द टेरिटरी, सपोज करो, क्योंकि मेरी आर्ट अच्छी नहीं है तो मैं इसी को, इंडिया को इसी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अभी इंडियन टेरिटरी इज लाइक दिस। सो हिंदू मैरिज एक्ट is applicable everywhere in India. Fine, because of section 1. You got it? बात साफ हो गई। अब सपोज करो इफ समवन इज हेयर, हेलो, वॉइस की प्रॉब्लम किसी को, वॉइस नॉट ऑडिबल, एनी प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम है क्या? प्रियंका, चलिए। योगेश पंत, आई विल आंसर योर क्वेरी एट द एंड, लास्ट में। मैं योगेश, प्लीज रिमाइंड मी, योर क्वेरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आप बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, मैं आपको इससे बहुत बात करूंगा आप लोगों से, लेकिन बाद में। तो दीज आर द पर्संस, ये बाहर हैं, तो ये टेरिटोरियल लिमिट से बाहर आ गए। क्या इन पर हिंदू लॉ अप्लाई होता है? यस, अगर ये हिंदू हैं और डोमिसाइल्ड हैं इंडिया में, तो ये जो भारत से बाहर जाकर इसकी एप्लीकेशन हो रही है, तो टेरिटोरियल एप्लीकेशन का होगा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, मींस this law is being applied beyond the territory where it applies throughout the India, पूरे भारत में अप्लाई होता है, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में ये भारत से बाहर भी अप्लाई होता है उन हिंदुओं पर जो कि यहां पर डोमिसाइल्ड हैं, जो कि भारत के अधिवासी हैं। तो क्या ऐसा लॉ परमिसिबल है? यस, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिलती है उनको आर्टिकल 245 क्लॉज 2 से। और ये प्लीज आप राइट डाउन कर लीजिए, कहीं ना कहीं लिख लीजिए वहीं पर कि आर्टिकल 245 क्लॉज 2 परमिट्स करता है। ये कर लेंगे आप लोग इसको, हाँ या ना बताइए? इज एवरीवन क्लियर? इज हो गया ये? तो दिस इज सेक्शन 1 फ्रॉम माय साइड ओवर। नाउ यहां से क्वेश्चन बनते हैं इसके। नाउ कम टू सेक्शन 2, आ जाइए भाई, एप्लीकेशन ऑफ दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से आपको मेन सा क्वेश्चन बन सकता है वैसे तो। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2, sorry, section number 2, application of the act, P for films, which section provides for the application of the act? applicability section 2 से ड्राइव होती है, यहां से P for films क्वेश्चन आएगा। अब यहां से समझिए, देखिए, दिस एक्ट अप्लाइज टू एनी पर्सन हु इज, मैं समझाता हूं, देखो क्या हुआ। देखिए क्या है इसका, जो ये जो एक्ट है, दिस इज व्हाट द हिंदू मैरिज एक्ट। इससे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि सेक्शन 5 विल डील द कंडीशंस ऑफ वैलिड मैरिज।
वैलिड मैरिज के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं। अब एक हमारे हैं उतावले राम, क्या नाम बताया मैंने, उतावले राम, है ना। तो वो क्या कह रहे हैं, उनको ना समझ में नहीं आ रही है बात, बस शादी करने के लिए आतुर है। एज कितनी है उनकी, 20, और जो प्रेमिका है उसकी एज है 17, 20 एंड 17। अब वो क्या कह रहे हैं, हिंदू मैरिज एक्ट कुछ भी कहे, हिंदू मैरिज एक्ट कहता है 1821, जो प्रेस्क्राइब्ड एज है 20 है, 18 फॉर गर्ल और 21 फॉर बॉय। कह रहे हम पे लागू नहीं होता भाई नियम ये क्यों लागू नहीं होता, भैया हम तो आर्य समाजी है ना, हम हैं आर्य समाजी, तुम हो हिंदू। अच्छा, हम हैं प्रार्थना समाजी, तुम हो हिंदू। हम हैं ब्रह्म समाजी, तुम हो हिंदू। तो हम पर तो आपका लागू नहीं होता, तो हम तो जिस उम्र में चाहेंगे उस उम्र में शादी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए कि ज्यादा उड़ो मत, ढंग से पढ़ो सेक्शन 2 कि आप पर हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होगा या नहीं होगा, या फिर सिख हो अगर आप बुद्ध हो, बुद्धिस्ट हो आप, अगर आप जैन हो, तो क्योंकि भले ही आपका रिलीजन दूसरा हो गया, यू आर नॉट, ब्रांचेस हैं बेसिकली तो, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे अभी। यू आर फॉलोइंग द बुद्धिज्म, यू आर फॉलोइंग द जैनिज्म, यू आर फॉलोइंग द सिख रिलीजन, but still Hindu law will be applicable, and that is why this section is very important. तो हिंदू का ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है, it is not only for Hindus, it is also applicable for the other religions, because for this purpose, for the purpose of this act, these religions are considered to be the Hindus for the purpose of this. तो यहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएंगे, मेंस में कैसे क्वेश्चन बनेगा आई विल लेट यू नो। एक बार ब्रेक लैंग्वेज पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, देखिए क्या है। दिस एक्ट अप्लाइज टू एनी पर्सन, ये जो कानून है दिस एक्ट अप्लाइज टू एनी पर्सन, उस प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होगा, अप्लाई होगा, किस पर लागू होगा, हु इज हिंदू बाय ए रिलीजन, जो कि धर्म से हिंदू है, जिसका धर्म क्या है, जिसका धर्म हिंदू है, इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म्स, किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से, मीन्स हम तो साहब सत्संगी हैं, हम तो साहब शैव हैं, हम तो साहब वैष्णव हैं, हम तो साहब निरंकारी हैं, यू नो बहुत सारे फॉर्म्स है हमारे यहाँ पर, है कि नहीं है। हम तो साहब आसाराम के भक्त हैं, हम तो राम रहीम के भक्त हैं, हम तो रामदेव के भक्त हैं, हम तो इसके भक्त हैं। अरे भाई तुम किसी के भी भक्त हो, किसी के भी अनुयायी हो, है ना। हिंदू लॉ विल बी एप्लीकेबल अपॉन यू बिकॉज यू आर हिंदू बाय ए रिलीजन। आपकी पद्धति कैसे भी हो सकती है, आप किसी के भी अनुयायी हो सकते हैं, बट स्टिल हिंदू लॉ विल बी एप्लीकेबल अपॉन यू। तो प्लीज लेट मी नो आपको इतनी बात समझ में आई नहीं आई। दिस इज व्हाट मैं इतनी बात कर रहा हूं, हु इज ए हिंदू बाय रिलीजन, जो धर्म से हिंदू है, बस इतनी बात कर रहा हूं मैं, इंक्लूडिंग वैष्णव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। ये मैं 5 सर्कल मैंने आपके ड्रॉ करे हैं। वैष्णव, लिंगायत ये साउथ इंडिया के सेक्ट्स हैं, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज ये नॉर्थ इंडिया, ब्रह्म समाज वेस्ट बंगाल और प्रार्थना समाज महाराष्ट्र रीजन, आर्य समाज नॉर्थ इंडिया। तो ये डिफरेंट सेक्ट्स हैं, तो इनको आप रट लीजिए, समर्थ घई साहब घोट लीजिए पूरी तरीके से, कि वेदर क्वेश्चन प्रीलिम से पूछेगा, वेदर हिंदू लॉ इज एप्लीकेबल अपॉन फॉलोइंग, क्या निम्नलिखित पर हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल है या नहीं है, और ये टर्म रिपीट होंगे आने वाले एक्ट्स में भी। तो रट लीजिए, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, लिंगायत, वैष्णव, इन सब पर ये लागू होगी, हो जाएगा। अब इससे आगे बढ़ी, ये है इंपॉर्टेंट, टू एनी पर्सन, प्लीज सी दिस, घोट लो अदिति, एनी पर्सन हु इज बुद्धिस्ट, हु इज जैन, हु इज सिख, हु इज, तीन हो गए, बुद्धिस्ट, सिख और जैन, 3 धर्म ये आ गए। सो बेसिकली हिंदू लॉ, नेम क्या है, हिंदू लॉ, लेकिन बट इट इज नॉट कन्फाइंड इन इट्स एप्लीकेबिलिटी ओनली स्ट्रिक्टली टू द हिंदूज, इट इज एप्लीकेबल, इक्वली एप्लीकेबल टू द बुद्धिस्ट, जैन और सिख, बट ओनली इन मैटर्स रिलेटिंग टू द मैरिज। विवाह से संबंधित जो मामले होंगे उनको, उनके विषय में जो एक्ट डील करेगा वो होगा हिंदू मैरिज एक्ट।
तो वेदर इट इज सिख, जैन और बुद्ध। कर लेंगे आप लोग। तो ये बहुत प्यार से पूछेगा आपसे प्रीलिम्स में, ध्यान रखना। अब आ जाइए यहां पर, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। टू एनी पर्सन डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स, इट मींस इंडिया, हु इज नॉट को हाईलाइट कीजिए, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू बाय रिलीजन। अब देखो ये, अब समस्या खड़ी हो गई सरकार के सामने। मोनिका मैडम जो है, मोनिका मैडम कह रही हैं कि दिस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल अपॉन मी, माइंड इट, हिंदू मैरिज एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल अपॉन मी, मुझ पर लागू नहीं होता। वाई? मैं हिंदू नहीं हूं, फाइन, हिंदू नहीं है। मैं सिख भी नहीं हूं, फाइन, सिख भी कट गया हूं। मैं जैन भी नहीं हूं, ये भी के, मैं बुद्धिस्ट भी नहीं हूं। नाउ यू कैन यू अप्लाई अपॉन मी, आई डोंट बिलोंग टू हिंदू रिलीजन, हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट, किसी भी सेक्ट में दूर दूर से नाता नहीं है मेरा। कम ऑन मैम, नाउ वी विल गो फॉर द एक्सक्लूडिंग मेथड। ठीक है, आर यू ए मुस्लिम? You say no. Okay, fine. You are not a Muslim. You are not a Christian. You are not a Parsi. You are not a Jew. तो अगर आप उन 4 धर्मों में भी नहीं आ रही हैं, हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, ठीक है, you don't belong to those 4, but you don't belong to these religions as well. ना आप मुस्लिम, जैन, पारसी इसमें हैं, और ना ही आप हिंदू, सिख उसमें हैं। In that case also, which law should be applicable upon you? कौन सा लॉ अप्लाई होगा? In that case again, Hindu law will be applicable upon मोनिका मैडम। कम ऑन, आप बात समझ रहे हैं? मैं रिपीट करता हूं इस बात को, प्लीज सी दिस। मैडम मोनिका, ये है मोनिका मैडम, ठीक। She is not Hindu, she is not Sikh, she is not Jain, she is not Buddha, ये इन चारों धर्म में से कोई नहीं है। उसी तरीके से शी इज नॉट मुस्लिम, शी इज नॉट क्रिश्चियन, शी इज नॉट ज्यू, शी इज नॉट पारसी, ये 4 भी नहीं है। आप समझ रहे हैं, ये कंडीशन है इसमें, है ना। सो ये 4 धर्म में से ना हिंदू, सिख हैं, जैन हैं, ना ही वो है। तो इन दैट केस जो रेजिडुअल कैटेगरी में आ गई है, इन दैट केस हिंदू मैरिज एक्ट विल बी एप्लीकेबल अपॉन हिम। कि मैम, इवन इफ यू डोंट बिलोंग टू दीज 4 कैटेगरीज, बट यू ऑल्सो डोंट बिलोंग टू दीज कैटेगरीज। दिस इज व्हाट सेक्शन 4, प्लीज सी दिस। सो सेक्शन 2, सी दिस। शशांक, प्लीज रीड इट। टू एनी अदर पर्सन, किसी भी अन्य व्यक्ति पर जो ये इन धर्मों के मानने वाला ना हो, मुस्लिम धर्म, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यू ना हो, बट ही इज डोमिसाइल्ड इन द इंडिया, अगर वो इंडिया का डोमिसाइल है, एंड इन दैट केस हिंदू मैरिज एक्ट विल बी एप्लीकेबल अपॉन हिम। तो यहां से बहुत टिपिकल क्वेश्चन बन सकता है, a person is neither Hindu nor blah 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 blah, which law will be applicable upon him? Hindu marriage act still will be applicable upon him. Come on, let me know. बात समझ में आ रही है आपको यहां तक? Come on, समझ, आगे मत भागो, जो बात समझाई जा रही है उसको उस पर फोकस करो अभी। Come on, नेकव्रता प्लीज, दिव्या, शिवानी, प्रिया, दीक्षा, मोनिका, come on, सोनिया, any problem?
सुमाया, शिवांशी, सोनी, कम ऑन, एनी प्रॉब्लम? Repeat this question. Okay, the question is this. My question: if a person is domiciled in the territories of India, he is an Indian domicile. If a person is Indian domicile, but he does not belong to Hindu, Sikh, Jain और बुद्ध, इन 4 धर्मों को बिलोंग नहीं करता है. He is also not Muslim, Christian, Jew और पारसी, वो इन चारों को ही बिलोंग नहीं करता है वो. तो he is not the member, he is not the part of these 8 religions. जो 8 recognized religions हैं वो इनमें से किसी का भी फॉलोअर नहीं है. Which law will be applicable upon him in that case? Because of this subclause C, any person other than this, if he is domiciled in Indian territories, then Hindu Marriage Act will be applicable. Are you getting this point now? Come on, शशांक, बात समझ में आई? अब ये यहीं तक की बात है, अभी कहानी पलटेगी नेक्स्ट उस पे. पंत, बात समझ में आ रही है? योगेश, चलिए आगे बढ़ते हैं. प्लीज रीड नेक्स्ट. Unless it is proved, जब तक कि ये साबित ना हो जाए that any such person would not have been governed by the Hindu law, or any custom or uses of Hindu law, if this act had not been passed, in respect of any of the matters dealt with therein. So I read it for you. मैंने आपके लिए इसको पढ़ा, अब आप इसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से. तो ये है मैडम मोनिका. मैडम मोनिका क्या है? मैडम मोनिका इज स्पेशल केस. ये कह रहे कि मैं नास्तिक हूं, ऐसे मान लो आप. ठीक है, मैं हूं घनघोर नास्तिक, भगवान से दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है मेरा. ना मैं हिंदू हूं, ना मुसलमान हूं, ना क्रिश्चियन हूं, ना जीव हूं, ना पारसी हूं, कोई धर्म नहीं है मेरा. तो मैडम हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होगा. फिर ऐसे कैसे हो जाएगा? फिर ऐसे ही होगा. ऐसे कैसे होगा? बिकॉज ऑफ दिस क्लॉज सब सी होगा. ये सेक्शन 2 की सब क्लॉज 1 का सी पार्ट की एप्लीकेशन की वजह से होगा ऐसा कि मैडम लिखा हुआ है ऐसा. तो मोनिका मैडम ने कहा कि देखो, कानून मैंने भी पढ़ा है, ये सी पार्ट का जो नेक्स्ट पार्ट है, लेटर पार्ट है, आप उसको अच्छे से पढ़ो. और लेटर पार्ट क्या है? लेटर पार्ट ये रहा कि आई कैन प्रूव इट, कि अगर ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इफ दिस एक्ट हैड नॉट बीन पास्ड, अगर ये अधिनियम पास नहीं किया गया होता. भाई शशांक, मिस्टर शशांक, आप मुझ पे हिंदू मैरिज एक्ट क्यों थोप रहे हो आप? है ना? ये बात कौन कह रही है? ये बात कह रही है, ये है मिस्टर शशांक और ये है मिस मोनिका. शशांक इज सेइंग टू मोनिका दैट कि आप पर हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा ही होगा. अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? डोंट इरिटेट मी मिस्टर शशांक. कह रहे कैसे? कि मैं तो नास्तिक हूं, मुझ पर कोई धर्म अप्लाई नहीं करता. आपके तो एक्ट में ही हिंदू मैरिज एक्ट लिखा हुआ है, इट शुड बी एप्लीकेबल अपॉन हिंदू. आई एम नॉट हिंदू, तो व्हाई आर यू अप्लाइंग दिस बी? बिकॉज मैडम सेक्शन 2 की 1 क्लॉज की सी में चली जाइए आप. वही मैं कह रही हूं आपसे. अब मुझे शशांक एक बात बताओ आप अच्छे तरीके से, कि पूछो मैडम क्या है. कि मान लो, जस्ट एज्यूम ए कंडीशन कि हिंदू मैरिज एक्ट पास ही ना हुआ होता. हिंदू मैरिज एक्ट केम इन 1955. सपोज इफ दिस एक्ट वुड नॉट हैव बीन पास्ड, अगर ये एक्ट पास ही ना हुआ होता, तब क्या कंडीशन होती मुझे बता दो.
then you would have been governed by XXX एक्ट, कोई अन्य कानून है तब आप उससे गवर्न होती, या कोई अन्य कस्टम है तब आप पर वो अप्लाई होता। यानी बस मैं यही कह रही हूं कि मुझ पर ये जो हिंदू मैरिज एक्ट आप अप्लाई कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस, इससे पहले बिफोर कमिंग इनटू बीइंग ऑफ दिस एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट के आने से पहले I was being governed by some other rule. Only that rule will be applicable upon me. Not this Hindu Marriage Act. I want to prove this. और अगर मोनिका ये प्रूव कर दें तब इन पर हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई नहीं होगा, अदरवाइज इन पर हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होगा। अब मैंने आपको समझाया, फिर आप मेरे साथ इसको दोबारा पढ़ो एक बार, क्योंकि कई बार ऐसी लैंग्वेज में इंसान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। इसको पढ़िए, देखिए, ये देखिए, इससे पहले ये था एनी अदर पर्सन इफ डोमिसाइल्ड, उस पर लॉ एप्लीकेबल होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। अब यहां से समझिए, अनलेस इट इज प्रूव्ड, अगर जब तक कि ये प्रूव ना हो जाए, अनलेस इट इज प्रूव्ड, क्या प्रूव ना हो जाए, सच पर्सन वुड नॉट हैव बीन गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ, ये हिंदू लॉ से गवर्न ही नहीं होता। इफ दिस एक्ट हैड नॉट बीन पास्ड, अगर ये कानून पास नहीं किया गया होता, अगर ये कानून पास नहीं किया गया होता तो मोनिका हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न ही नहीं होती। इट मींस मोनिका पर हिंदू मैरिज एक्ट तभी लागू हुआ जब ये पास हो गया। अगर हिंदू मैरिज एक्ट लागू ही, एक्ट इनेक्टमेंट हुआ ही नहीं हुआ था, पास होता ही नहीं, तो इस पर लागू ही नहीं होता। इसीलिए अगर ये प्रूव कर दे मोनिका कि बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ दिस एक्ट, इस अधिनियम की अनुपस्थिति में मुझ पर हिंदू लॉ अप्लाई ही नहीं होता, बिकॉज ऑफ दिस हो रहा है, तो इन दैट केस मोनिका कैन से कि हिंदू मैरिज एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल अपॉन मी। अदरवाइज जनरल रूल ये हुआ, सामान्य नियम ये हुआ कि अगर आप नास्तिक हैं तो भी आप पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा, नहीं तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं हुआ होता, अगर कानून पास ही नहीं हुआ था तो मुझे हिंदू नहीं समझा जाता, मुझ पे हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होता, मुझ पे कोई अन्य लॉ अप्लाई होता फिर वो। तो प्लीज लेट मी नो, ये थोड़ी टेक्निकल बात थी, ये आपको समझ में आई है नहीं? कम ऑन एवरीवन, दीक्षा, कम ऑन, प्रिया, करिश्मा, कैसी हैं आप? Very good, very good. Come on, everyone reply, please. Karishma, come on. Priya, Shivam. अब देखो बचवा, अच्छा, मुझे लगा मुझे देख नहीं रहे आप, मैं फ्री था, चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, नाउ कम टू एक्सप्लेनेशन। हो गया, यहाँ आपके आपके मैसेज में पढ़ता रहता हूँ। हाँ साहब, अब आइए एक्सप्लेनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, प्लीज सी दिस अगेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू। देखो, ये आए शिवम बंसल, शिवम बंसल साहब आए अमेरिका से, या मान लीजिए उत्तरी ध्रुव से आए हैं, नॉर्थ पोल से आए हैं, है ना, ये आए नॉर्थ पोल से, करिश्मा मैडम आई हैं साउथ पोल से। और ये कह रहे हैं हु इज हिंदू, हु इज बुद्धिस्ट, समझे, हु इज जैना, किस पर अप्लाई करेगा, तो हिंदू ही नहीं पता इनको। तो भैया हिंदू कौन है? बिकॉज अभी तक आपने क्या पढ़ा,
this law will be applicable upon Hindu, this law will be applicable upon Buddhist, this law will be applicable upon Jain और Sikh. अभी तक ही पढ़ा हम लोगों ने, है कि नहीं है? अब पूछा जा रहा है हु इज हिंदू. हिंदू को डिफाइन करो भैया, आप समझे? हु इज हिंदू? हिंदू किसको बोले? आर्य हैं, द्रविड़ हैं, कौन है हिंदू? तो कौन किसको बुद्धिस्ट माना जाए? तो उसकी डेफिनेशन, उसका जो मीनिंग है वो एक्सप्लेनेशन में आया है, और यही इस सेक्शन की ब्यूटी है, और इसी को आपको ध्यान रखना है. हु आर द पर्संस हु कैन बी कंसिडर्ड टू बी हिंदू, बुद्धिस्ट, और यहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स का ही बनता है माइंडेड, और यहां से क्वेश्चन आपका मेंस का ही बनता है. हालांकि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स में बता चुका हूं, लेकिन स्टिल एग्जामिनर है, माया है, ये हमारा फाउंडेशन कोर्स है, इसमें हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं अच्छे तरीके से. जो ये क्लास कर लेगा अच्छे तरीके से, मैं नहीं समझता किसी कहीं भी मार खाएगा जिंदगी में. दिस इज व्हाट एक्सप्लेनेशन. समझिए क्या कहते हैं. फॉलोइंग पर्संस आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैना एंड सिख. कौन कौन से? एनी चाइल्ड, कोई भी बच्चा, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदूज, जिसके दोनों के दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं और जैना है. कोई दिक्कत ही नहीं है. आप में से सभी लोग इस डेफिनेशन में, मोस्ट ऑफ यू कैन बी कवर्ड इन दिस डेफिनेशन. हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख, अगर दोनों ही पेरेंट्स है ना, पिताजी कौन है? रामलाल, माता कौन है? पार्वती, हिंदू हो, है ना. उसी तरीके से पिताजी कौन है? जितेंद्र. मैडम कौन है? दैट मैडम कौर. तो कौन है साहब? सिख हैं. तो उस तरीके से, ठीक है, दोनों ही पेरेंट्स आपके सेम रिलीजन के, कोई कंफ्यूजन नहीं है. यहां से तो कोई कंफ्यूजन बनता नहीं है, यहां से कंफ्यूजन बन सकता है, और यहां पे ध्यान देने की जरूरत है आपको. देखो क्या, एनी चाइल्ड, legitimate or illegitimate, one of whose parents, please highlight this, one of whose parents is a Hindu, एक पेरेंट हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, जैना हो या सिख हो, एंड हु इज ब्रॉट अप, को अंडरलाइन कर लीजिए, एज ए मेंबर ऑफ द ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप और फैमिली इन विच सच पेरेंट बिलोंग और बिलोंग्ड. अब समझिए इस बात को, क्या है ये. अब ये केस कौन सा हो गया? अब ये केस हो गया आपका शाहरुख खान एंड गौरी का. ये केस हो गया आपका करिश्मा की जो सिस्टर है, क्या नाम है उसका? तो यार मेरा नाम ही याद नहीं आ रहा अभी उससे. अरे हेल्प मी. तैमूर की मम्मी करीना कपूर, या उसके हस्बैंड का नाम सैफ. सैफ अली खान, करीना कपूर, शाहरुख खान, ये गौरी, और इससे पहले, डिवोर्स से पहले, ऋतिक रोशन एंड सुजैन. ये तीन कपल मैंने आपको बताया कि आपके चित्त परिचित है, यहां से समझ सकते हैं. यहां पर वन ऑफ द पेरेंट इज हिंदू. इनमें से एक पेरेंट हिंदू है या फिर सिख, कोई भी हो सकते हैं इनमें से, और एक पेरेंट इस कैटेगरी में नहीं आता है. तो ऐसी कैटेगरी में मान लीजिए तैमूर का जिक्र चल जाए, आर्यन का बात चल जाए, है ना, तो वो किस कैटेगरी में, वेदर हिंदू मैरिज एक्ट विल बी एप्लीकेबल और दी अदर सम अदर एक्ट विल बी एप्लीकेबल. इन दैट केस आप क्या क्वेश्चन करेंगे? व्हाट शुड बी योर क्वेश्चन? यू विल सी द ब्रॉट अप, हाउ दिस चाइल्ड वाज ब्रॉट अप. उस चाइल्ड का ब्रॉट अप कैसे हुआ है, उसकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, लालन पोषण कैसे हुआ है. जो तैमूर भाई साहब हैं, उनको हिंदू पद्धति से अगर बड़ा किया जा रहा है, देन हिंदू लॉ विल बी एप्लीकेबल अपॉन हिम. तो in this case, when the parents belong to different religion and one of them is of Hindu, Sikh or Jaina, in that case you will see how the child has been brought up, उसकी upbringing कैसे हुई है. and if it is the same like the family of that parent, जिस जो हिंदू पेरेंट है उसकी जो फैमिली है, उसकी जो ट्राइब है,
अगर उसको उस तरीके से अपब्रिंगिंग हुई है, इन दैट केस that child will be considered to be Hindu for the purposes of this act. Are you getting this point? Come on, please comment. समझ में आई बात आपको? वेरी गुड सोनिया. देखो सोनिया ने अभी तक कोई कमेंट नहीं किया था, अब एकदम अब सटीक आंसर दिया है सबने. हाँ, चलिए बीच में थोड़ा कुछ कहता हूं आप लोगों से, फिर एक एड्रेस करता हूं. से जिन लोगों ने अभी तक हरियाणा नहीं दिया, राजस्थान नहीं दिया, ये एग्जाम मिस कर दिए या हो गई या उनकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती थी, देखिए अगर आप लोग हमारे फाउंडेशन कोर्स में हैं तो लगभग उतना सब कोर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड है जिसको करके आप लोग जज बन सकते हैं. वेरी सून यू आर गोइंग टू सी द वैकेंसी ऑफ उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज. वेरी सून यू आर गोइंग टू सी द वैकेंसी ऑफ यूपी, MP, and then Himachal, and most probably Delhi also. Within next 3 to 4 months ये वैकेंसी आउट होने वाली है. और जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे स्टूडेंट के टच में हैं, एटलीस्ट उनको अंदाजा हो गया होगा कि क्या मिरेकल हो सकता है ना. अरशान नाम का लड़का सब जानते हैं, अरशान को सब लोग जानते हैं. अरशान, शाहीन, प्रियांक, शिवम, और भी कोई कई लोग हैं, प्रवीण है, मुस्कान है, मे बी निखिल, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइमर हैं. ये उनके नाम ले रहा हूँ जो 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में जिन्होंने एडमिशन लिया है. उन लोगों ने बहुत मेहनत की है दिन रात, और वो ये वाले प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं. मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप भी ऐसा रिपीट कर सकते हैं. कौन जाने इन वैकेंसीज के बाद में दोबारा कब वैकेंसी आए. आज ओमिक्रॉन आ गया, फिर कल को कुछ और आ जाए, फिर कुछ हो जाए, फिर वैकेंसी हैंग हो जाए. तो जब मेहनत करनी है, तुम्हारा भी इसी में योगेश, तुम्हारा जो आंसर है ना वो इसी में आ रहा है. इससे आगे बढ़ू मैं, इसको एड्रेस कर लेते हैं. देखिए कई बार बीच में जरूरी होती है ऐसी बातें करना भी. आप लोगों के लिए मैं एक रामबाण तरीका समझा रहा हूं जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है, और मैंने सीखा था मिस्टर, आई डोंट नो अमेजन का नाम क्या है बॉस, नाम में कंफ्यूज हो जाता हूँ बार बार, जो अमेजन के मालिक हैं उनकी, उनका एक इंटरव्यू पढ़ा था मैंने. एक उनका इंटरव्यू पढ़ा था, एक, हाँ, जेफ बेजोस, वेरी गुड, थैंक यू. एक मैंने फिल्म देखी थी MS धोनी की, अगर आपने देखी हो, कि वो TT बना होता है और फिर वो जब वो जॉब छोड़ता है तो वो ट्रेन पकड़ लेता है ना, ट्रेन में बैठ जाता है, इसका मतलब आज उसने जॉब छोड़ दी. तो जेफ बेजोस का इंटरव्यू था, तो वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर मुझसे बातें हो रही थी. उसका इंटरव्यू में खास बात क्या है कि वो, उसने का कहना ये था कि जब मैं अपने डेथ बेड पर होऊंगा, मेरी लीला खत्म हो जाएगी, जो मैंने किया वो सब अंत हो जाएगा, उस समय जो मेरे दिमाग में ख्यालात होंगे, मैं उस समय किसी अफसोस को अफसोस नहीं करना चाहता. बस कम वॉट में जिंदगी जीरो से शुरू हुई है और जीरो ही खत्म होगी. वो ये सारा खेल कुछ दिनों का है हमारा. सिर्फ ये है कि हम इस जिंदगी को किस तरीके से जीते हैं, कितने अच्छे तरीके से हम जिंदगी को जीते हैं, बस कितना डरेंगे. तो मेरी आपसे इल्तिजा यही है, आप अपने सीने पे हाथ रख करके सोचो कि क्या मुझे, अगर मैंने अभी प्रिपेयर नहीं किया, अगर मैं जॉब में फंसा रहा, अगर मैं अपने घर गृहस्थी में फंसी रही या कहीं भी फंसे रहे और मेरा एक ड्रीम चला गया, तो क्या ऐसा होगा कि मैं पूरी जिंदगी इसके लिए इसको मिस करूंगा, या ये कोई आई भी गई बात है. बहुत सारी चीजें, आपने बहुत सारी चीजें मिस की हैं, बहुत सारी फिल्में मिस की होंगी, बहुत सारे टूर मिस किए होंगे, बहुत सारे रिलेशनशिप मिस किए होंगे, लेकिन आप रिग्रेट नहीं कर रहे होंगे उसके लिए. कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारी चीज मिस करनी पड़ती हैं. लेकिन अगर चीज इतनी इंपॉर्टेंट हो आपके लिए कि उसको आप बाद में ताउम्र मिस करेंगे, तो मेरी आपसे यही यही सजेशन है आपको. आप, जिंदगी आपको एक ही बार मिलती है, बस जी जान लगा दीजिए अपना, समझे, और बाकी भगवान पर छोड़ दीजिए. फर्क, किसी को जॉब से छुट्टी लेनी पड़ती है, ले लीजिए. मैंने तो अपनी इतनी जबरदस्त क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर दिल्ली में इतनी शानदार नौकरी को छोड़ा है केवल इसलिए कि मैं अफसोस नहीं करना चाहता था अपनी जिंदगी में.
कि मैंने कुछ करना था, बस मैं जिंदगी में वहां नहीं बैठना चाहता था केवल कि मैं उसी कोर्ट में मेरा रिटायरमेंट हो जाए, मेरी पूरी जिंदगी में मैंने क्या काम किया, मैंने सब पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना रहा है इसमें। नो, मैं आज भी विधि में हूँ, विधि चलती रहेगी, बढ़िया रहेगी। आई विल एड ऑन टू दिस, बहुत सारे चीज मुझे करनी है जो कि सरकारी नौकरी में नहीं कर पाता मैं। सो वो मेरा प्लान है, मैंने सोच रखा है कि इसकी कॉस्ट कितनी भी होगी, आई विल पे फॉर दैट। ऐसे ही योगेश और सभी लोगों के लिए कह रहा हूं मैं, आप लोगों के लिए, ये लाइफ बहुत छोटी है। अपने ड्रीम को सोचो कि ये ड्रीम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर ये ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है तो पूरी जिंदगी नहीं देनी है इसको। यू गिव ओनली 1 ईयर विद दैट डेडिकेशन। उस रफ्तार, उस मेहनत, उस जज्बे से केवल 1 साल दो, फिर जो कॉम्प्रोमाइज करने पड़े कर लो। अभी तुम में से किसी की शादी हो रही होगी, फिर मैं देखूंगा आप लोगों को, जो आप जाएंगे ना शॉपिंग करने, एक ही दिन की तो बात है, शेरवानी ₹1,00,000, लहंगा ₹2,00,000, ये बैंड बाजे इतने, जितना कर्जा करके जितना वाहियात खर्चा कर सकते हो सारे कर डालोगे उसमें। क्यों? दैट इज द वन वन टाइम फन, है ना। उसी तरीके जब हम इतना सब कुछ वहां खर्च कर सकते हैं, अभी गोवा चले जाओ, मॉरिशस कहीं भी घूमने चले जाओ, ₹1,00,000-2,00,000 खर्च हो जाते हैं, पता नहीं चलता। तो किसी ने जॉब छोड़ दी, जॉब से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, कुछ ऐसा कर लिया, कितना फर्क पड़ जाएगा लाइफ में। लाइफ के एंड में जब 70 ईयर्स के हो गए, 75 के हो गए, तुम्हारी सेविंग होगी 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, उसमें से ₹1,00,000-2,00,000 कम हो जाएंगे। अगर नहीं भी बने तो क्या फर्क पड़ जाएगा, ₹1,00,000-2,00,000 कम हो जाएंगे, है कि नहीं है। बहुत लार्जर इसमें देखोगे तो रिस्क कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो वो जो टीस है वो आपको बहुत दर्द देगी। और मैंने ऐसे बहुत स्टूडेंट को जानता हूं जो उन्होंने 23, 24, 25 में सिरे से नहीं लिया, फिर बाद में वो शादी हो गई, किसी मजबूरी में फंस गए, आज भी फोन आते हैं, सर हम 44 हो गए हैं, क्या हमारे पास अब कोई चांस है। क्योंकि वो निकल ही नहीं पाया उनके अंदर से, वो खत्म ही नहीं कर पाए ड्रीम वो, और फिर ट्राई करते हैं वो। तो जिस स्टेज पर भी हो आप, जिस एज ब्रैकेट पर भी हो आप लोग, जिस भी कंडीशंस में हो, एक बार जम करके लगा दीजिए, और आने वाले 5-6 महीने में आपके बहुत ज्यादा वैकेंसीज आने वाली है। ठीक है, विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड दिस, आप सब कुछ भी कह लीजिए, मोटिवेशन कह लीजिए आपके लिए। एंड प्लीज गिव मी योर कमेंट, आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। इसके बाद में अपनी क्लास को आगे बढ़ाऊंगा, प्लीज लेट मी नो। कुछ सवाल पड़ रहा है? योगेश, आपको मेरी बात समझ में आई? प्लीज कम ऑन एवरीवन। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ डिसीजंस लेंगे अपनी लाइफ में आज के बाद? देखो, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मेरे लिए क्या, विधि मेरा सपना है, मैं अपनी फैमिली को 1 महीने से नहीं मिल पाया, कैन यू इमेजिन इट। पहले एग्जाम में लगे रहे, अब इसमें 1 हफ्ते से ये प्लान कर रहे हैं कि भाई मेंस कराना है इनका, तो मेंस में लगे रहो, है ना। अब उसकी तैयारी कर रही है टीम, फिर उसमें लगूंगा। तो आपको मैं एसोसिएट करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स मेरा इंतजार कर रहे होंगे, तो मेरी प्रायोरिटी मेरे स्टूडेंट्स हो गए हैं आप। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है लाइफ में अपने आप को। आप भी थोड़ा सा करिए सेक्रीफाइस, और यू विल गेट वंडरफुल फ्रूट्स, जिन जीवन बदल जाएगा आप लोगों का। चलिए, विद दीज वर्ड्स, वेरी गुड, गुड शिवम, कर लोगे भाई तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, है ना। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं मैं कि आपकी इस जर्नी में यू विल नॉट बी अलोन। आई अलोंग विद माई टीम, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। और जो हो सकता है, वी विल डू एवरीथिंग फॉर यू। केवल एक चीज चाहिए आपसे बस, वो है आपका ओबीडियंस, कि आप उस चीज को बिना ना ना नुकर किए हुए, बिना क्वेश्चन करे हुए, जैसे कहा गया वैसे करते जाओ बस। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉलो इट एंड यू विल बी इन। अब तो बहुत, पहले मैं इंडिविजुअल था, अब इन रिजल्ट से मैं बहुत, मतलब कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया हूं, आपके सामने है।
शिवम तुम्हारा कितना स्कोर है राजस्थान में इस समय, प्लीज लेट मी नो। हालांकि देखो पर्सनल था उसका, मैंने फिर ही पूछ लिया जस्ट बिकॉज ऑफ यू। फर्स्ट अटेम्प्ट है इसका, इज इट योर फर्स्ट अटेम्प्ट? ये एलिजिबल ये भी हुआ है, फर्स्ट अटेम्प्ट है इसका ये। ही इज गोइंग टू गिव द मेंस। सोचो फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने कोचिंग वाले, मैं दावे से कहता हूं मेरे सारे स्टूडेंट देंगे, बशर्ते आप सीरियस हो बस। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका ही प्रीलिम्स क्वालिफाई, मेरा नाम विजय नहीं, दैट इज माई कॉल, प्रोवाइडेड यू फॉलो मी। अब देखो नहीं फॉलो करोगे तो 10 साल भी नहीं होंगे भाई, फिर तो बहुत सारे ऐसे भी हैं, है ना जो फॉलो ही नहीं करते, पढ़ते ही नहीं है, उनका क्या कर सकते हैं कोई। हाँ देखो आपके सामने है रिकॉर्ड पे। चलिए साहब अगली बात पढ़ते हैं। आई होप यू विल नॉट टेक इट एज कि हमारा टाइम वेस्ट हुआ, ये बहुत जरूरी होती है, कई बार बातें हम भटक जाते हैं। एंड दिस इज व्हाट द प्लीज कम टू द कैटेगरी सी, एनी पर्सन हु इज ए कन्वर्ट। कन्वर्ट समझते हैं? जो कौन थे भाई साहब पहले, ये पहले थे अब्दुल, ये पहले थे क्रिस्टोफर। नाउ ही हैज कम इनटू द हिंदू, ही हैज एम्ब्रेस हिंदुइज्म। एक टर्म है रिकन्वर्ट, ये कौन है? ये रामचंद्र थे, फिर ये अब्दुल हुए, फिर अब्दुल से वापस रामचंद्र हुए। सही है, पहले हिंदू थे, फिर ये मुस्लिम हुए, और फिर को समझ में आया कि नहीं वहीं पे ज्यादा अच्छे थे, तो फिर ये वापस आ गए, तो ये हुए रिकन्वर्ट। सही है, तो ये हुआ कन्वर्ट और रिकन्वर्ट दोनों का है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा। कन्वर्ट एंड रिकन्वर्ट, हिंदू बुद्धिस्ट जैनास और किसी भी कन्वर्ट करके वापस आ गए, तो ये विल बी, ये हो गए हिंदू। अब आ जाइए सब क्लॉज 2 पर। तो ये हुआ आपका जो ए बी सी है, 3 कैटेगरी में है ये। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछ ले, हु आर द हिंदूज एज पर द प्रोविजंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। देखो हिंदू, आप हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजन से बाहर आ जाइए, तो बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट होंगे, सिख सिख होंगे, कैसी बातें कर रहे हैं, असली तो सिख है, असली हिंदू कैसे हो गए? वहां में टकराना, हिंदू मैरिज एक्ट के पर्पज से उनको हिंदू माना जाएगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो ये 3 कैटेगरी हुई ए बी सी की, जहां पे दोनों पेरेंट्स हिंदू थे, एक वो कैटेगरी हुई। एक दूसरी कैटेगरी हुई जहां पर एक ही पेरेंट हिंदू है या अदर है, बुद्ध सिख जैन है, और उसका ब्रॉटअप है वो हिंदू की तरह से हुआ है। और थर्ड कैटेगरी है उसकी, जो व्यक्ति कन्वर्ट या रिकन्वर्ट होकर के वापस हिंदू सिख बुद्ध या जैन हो गया वो। तो 3 कैटेगरी हैं who are considered to be what, ये हमारा था एक्सप्लेनेशन में। देखो ये था फॉलोइंग पर्संस आर हिंदूज बुद्धिस्ट जैन और सिख। तो ये लोग हो गए इस तरीके से, कर लेंगे आप लोग अभी। नाउ प्लीज कम टू दिस इज व्हाट क्लॉज सेकंड, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1, nothing contained in this act shall apply to the members of any scheduled tribes within the meaning of article this, unless the central government by notification in the official gazette otherwise directs. Please note down, very technical line, important for your prelims and also for mains sometimes. क्या है ये, समझ लीजिए क्या है। notwithstanding anything contained in sub clause 1, ठीक, सब क्लॉज 1 द्वारा पढ़ाया था आपको मैं, सब क्लॉज 1 ये रही है आपकी, कि हिंदू लॉ किस पर अप्लाई होगा, दिस एक्ट अप्लाइज टू फॉलोइंग। अब हम किन की बात कर रहे हैं यहां पर, वी आर टॉकिंग अबाउट, अच्छा शशांक ने कहा है कि नोट विद स्टैंडिंग का व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है? नोट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको समझाता हूं, है ना। जो शशांक भाई साहब हैं, है ना, इनको इनके कॉलेज में एक लड़की पसंद आ गई, है ना, इनको इनके कॉलेज में एक लड़की पसंद आ गई। अब डरते हैं पिताजी तो मानेंगे नहीं, बात है इंटरकास्ट की, ठीक है। अब इन्होंने मम्मी को पटाया कि मम्मी देखो आपको बहुत अच्छी है, सुंदर है, आपका बहुत ख्याल रखेगी, दिस है दैट है, और एक एडिशनल देखो कमाती भी है, जज जुडिशरी का बस होने ही वाला है, मम्मी सेट एकदम सही। अब जब मम्मी को लगा कि, इनको लगा कि मम्मी सेट हो चुकी है, मम्मी की तरफ से मम्मी का वोट मिल गया है,
तो उसने मम्मी पापा का, कह रही नॉट विथ स्टैंडिंग हिज ओपिनियन, समझे व्हाट आई सेड, इट विल बी डन, डोंट वरी बेटा, नॉट विथ स्टैंडिंग द ओपिनियन ऑफ योर फादर, आई विल एंश्योर योर मैरिज विद हिम। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कि उसमें कुछ भी लिखा हो, वो कुछ भी कहें, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में कुछ भी लिखा हो कि किस किस पर हिंदू लॉ अप्लाई होगा। द केस इज डिफरेंट इन केस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के केस में केस डिफरेंट होगा, लॉ विल बी डिफरेंट। शशांक और एवरीवन, आपको मीनिंग समझ में आया? नॉट विद का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि ये जो सबसेक्शन 1 है दैट इज सब्जेक्ट टू दिस, इसके अधीन रहते हुए होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सबसेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है, दिस लॉ विल बी एप्लीकेबल। जो नीचे लिखा है, इस लाइन के नीचे लिखा हुआ है। बोली हाँ, बात समझ में आ रही है या नहीं? सही है। देखो एकदम बत्ती जलती है, शादी की बात करा दो, लड़का एकदम समझता है फटाफट, ये बड़ा अलग विद्या है ना। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। नाउ प्लीज सी दिस वर्डिंग, identify this word scheduled tribe within the meaning of article 366 clause 25 में जो scheduled tribe है। The question is this whether Hindu Marriage Act will be applicable upon these। क्वेश्चन ये है बउआ कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, कौन से शेड्यूल्ड ट्राइब, जिनको की जो कि 366(25) के मीनिंग में आती हैं, विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल दिस। अब इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको। शेड्यूल्ड ट्राइब अंडर 366(25), क्या इन शेड्यूल्ड ट्राइब पर हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होगा या नहीं होगा? Nothing contained in this act shall apply upon these tribes। इन ट्राइब्स पर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। इस एक्ट में कुछ भी लिखा हो वो अप्लाई नहीं होगा। अभी तो लिखा था जी, आप देखो, हम पढ़ाते हैं आपको, एक कहां गया, ये सेक्शन 1 में पढ़ा था, तो आप कह रहे हो नहीं होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा? दिस एक्ट अप्लाइज टू एनी पर्सन हु इज हिंदू बाय रिलीजन, इतना सब पढ़ाया था आपने, तो भैया इसीलिए तो कहा है यहां पर, उसको भूल जाओ अब। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1, समझ में आ रही है? नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में कुछ भी लिखा हो, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दैट। शेड्यूल्ड ट्राइब, कौन सी शेड्यूल्ड ट्राइब? जो 366 क्लॉज 2 में आती है, विद इन द मीनिंग ऑफ 366 क्लॉज 2, नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई। तो क्या कभी अप्लाई नहीं होगा? हेरो, कब अप्लाई होगा? यहां पर अप्लाई होगा, अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट अदरवाइज डायरेक्ट्स। अगर केंद्र सरकार नोटिफिकेशन के द्वारा उसको लागू करवाएगी, इन दैट केस ओनली दैट एक्ट, दिस एक्ट विल बी एप्लीकेबल, अदरवाइज इन केस ऑफ व्हाट? शेड्यूल्ड ट्राइब। क्या सभी शेड्यूल्ड ट्राइब की बात कर रहे हैं? नो, ओनली दो शेड्यूल्ड ट्राइब्स विच आर विद इन द मीनिंग ऑफ 366 क्लॉज 25। और उसकी भी जानकारी मैं देता हूं, वेट करो एक मिनट, रुकिए आप लोग, मैं उसको भी निकालता हूं आपके लिए, है क्या भला ये। अभी बहुत लंबा हो जाएगा, उसको छोड़ो आप, बस इतना रट लीजिए, छोड़िए उसको। एनीवेज, तो इन दैट केस अगेन शशांक बबुआ, यहां से क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द लॉ रिगार्डिंग द शेड्यूल्ड ट्राइब अंडर 366(25) में। तो लॉ इज वेरी क्लियर ऑन दिस केस। इन दिस केस सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन होगा, अकॉर्डिंग टू दैट लॉ विल बी एप्लीकेबल। एंड नाउ नेक्स्ट पढ़िए इसको, दिस इज क्लॉज 3। समझ में आ रहा है आपको? एनी क्वेश्चन यहां तक? The expression Hindu
इन एनी पोर्शन ऑफ दिस एक्ट, इस अधिनियम के किसी भी भाग में एक्सप्रेशन हिंदू का कैसे मीनिंग निकाला जाएगा, शैल बी कंस्ट्रूड एज इफ इट इंक्लूडेड ए पर्सन हु दो नॉट हिंदू बाय रिलीजन, not a Hindu by religion, is nevertheless a person whom this act applies by virtue provisions contained in this section. समझिए बात को, देखिए क्या है, क्या कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन हिंदू का मीनिंग क्या होगा। ये कह रहे हैं कि जो हिंदू एक्सप्रेशन है, मतलब जो जो शब्द है, अगर किसी भी एक्ट में आए हिंदू हिंदू हिंदू, उसका मतलब क्या है। तो हिंदू हर जगह तो बुद्ध बुद्ध लिखेंगे नहीं, कह रहे हिंदू का मतलब ये कि भले ही वो किसी धर्म का भी हो, दो ही इज नॉट ए हिंदू बाय रिलीजन, भले ही वो उसका धर्म हिंदू ना हो, हिंदू से मतलब उस व्यक्ति से होगा जिस पर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो तुम कौन हो, हम तो नास्तिक हैं जी, हम नहीं मानते भगवान को, फिर भी तुम हिंदू हो। कैसे हिंदू है भाई, हो हिंदू, कैसे हिंदू है भाई। देखो तुम हिंदू धर्म को नहीं मानते, ठीक है, हिंदू बुद्ध जैन को नहीं मानते हो, लेकिन तुम मुस्लिम भी नहीं हो, हाँ ठीक है, क्रिश्चियन भी नहीं हो, पारसी भी नहीं, जू भी नहीं हो, तो तुम पर हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल हो गया। तो फॉर द पर्पज ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट यू विल बी कंसिडर्ड टू बी हिंदू। तो एनी पर्सन, इस लाइन को पकड़िए, देखिए रेड वाले को, दिस इज द पर्सन, ए पर्सन टू whom दिस एक्ट अप्लाइज, वो व्यक्ति जिस पर ये कानून एप्लीकेबल होता हो, नेवरदलेस, फिर भी, नेवरदलेस, समझे, दो नॉट ए हिंदू बाय रिलीजन, भले ही वो व्यक्ति धर्म रूप से हिंदू ना हो, फिर भी उस व्यक्ति को हिंदू माना जाएगा, उसको जिस पर ये एक्ट अप्लाई होता है by virtue of this section, because of the section 2, application of section 2, हिंदू मैरिज एक्ट अगर उस पर अप्लाई हो रहा है तो आपको हिंदू माना जाएगा। जैसे देखो ये रही बात, ये भाई सब ए है ना, अब ये इन पर, इनका धर्म कुछ भी सही है, अगर इन पर हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई हो रहा है तो यू कैन से ही इज हिंदू फॉर द पर्पज ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्लॉज। तो आई बिलीव आपको ये क्लॉज समझ में आ गई होगी। प्लीज लेट मी नो, प्लीज गिव योर कमेंट्स, समझ में आई नहीं आई, कम ऑन हरी अप। नेवरदलेस को हिंदी बोलते हैं यद्यपि, यद्यपि, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन कुछ भी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ प्लीज कम ऑन, आई विल कंक्लूड दिस क्लास राइट नाउ। कल से हम लोग आगे बढ़ेंगे, सेक्शन 3, 4 आगे बढ़ते हैं, अभी तक की बात यहीं पर ही। वेरी सुन वी विल कम अप, हम लोग बहुत जल्दी आप लोगों के लिए मेंस स्पेशल शुरू करने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग, हमारा यहाँ पर अब ऑफलाइन का बैच शुरू हो चुका है, आज पहली क्लास थी। क्या लिखा, जीएस की क्लास, शशांक जीएस की क्लास का नंबर आएगा, लेकिन अभी थोड़ा रुक करके आएगा। अभी वो प्रायोरिटी में थोड़ा सा पीछे इसलिए गया है अभी, क्योंकि अभी तुम्हें भी अभी नए आए हो, क्योंकि अभी लॉ वाला जो पोर्शन है उसको अच्छा कर लो। जीके में प्रॉब्लम ये है कि आप कितने में अच्छा जीके करेंगे, है ना, वो आपको दगा दे सकता है। तो जो कन्फाइंड कोर्स है, जैसे हमारा लॉ का कोर्स हुआ, हमें पता है कि इन सेक्शन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैं आपको कितनी भी अच्छी हिस्ट्री पढ़ा दूं, यू नेवर नो कि वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई सजेस्ट टू यू, टू एवरी वन ऑफ यू, कि आप अच्छे तरीके से पहले लॉ पे प्रैक्टिस कर लीजिए। करंट अफेयर्स के वीडियोस मैं आपको देता रहता हूं, वो आप गो थ्रू होते रहना, आपको लिंक भेजते हैं, उनको जरूर देखा करो। हरियाणा में डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं वहां से, और जैसे मैंने बताया था वहीं से क्वेश्चन आए हैं, सारे नहीं लेकिन कुछ क्वेश्चंस आए हैं। तो वी विल कंटिन्यू विद दैट। और जैसे ही यूपी का नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि वहां पर जीके का है, तब तक आप लोग लॉ पे फोकस करो, उसके बाद में आई विल फोकस ऑन दी जीके। और अभी फोकस रहेगा हरियाणा और राजस्थान का मेंस,
कल को सबको देना होगा, तो मैं चाहता हूँ कि मेंस ओरिएंटेड क्लासेस भी हम लोग अच्छे तरीके से करा दें। पढ़ा चुका मैं फाउंडेशन में, लेकिन फिर भी एक अलग तरीके से उसको कराया जाए, अलग तरीके से। ठीक है, और बताइए, और किसी कोई क्वेश्चन हो? कुछ स्टूडेंट्स नए थे, उनको कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। योगेश, जजमेंट एंड ऑर्डर राइटिंग क्लासेस, साक्षी मैडम, नेचुरली अभी हम लोग मेंस ओरिएंटेड जो क्लास करने वाले हैं उसमें यू विल सी द जजमेंट एंड ऑर्डर राइटिंग क्लासेस एज वेल। ठीक है, जजमेंट राइटिंग की क्लासेस का सब उसी का नंबर है। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना जो नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।